नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने जीन पियाजे के कुछ महत्वपूर्ण गत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित वीडियोज अपलोड की थी। उससे पहले हमने जीन पियाजे के पूरे टॉपिक की स्टडी की है। आज हम उन फिजियोलॉजिस्ट की बात करेंगे जिन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित की बात आते है, आपके दिमाग में एक छवि बननी चाहिए कि वो कौन से फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उससे पहले कुछ तथ्य मैं आपको बताऊं। व्यवहारवादी वाटसन, व्यवहारवाद के प्रवर्तक वाटसन को मानते हैं। वाटसन ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया था और उनका एक स्टेटमेंट है जो काफी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी संभावना है कि वो पूछा जाने वाला है। उन्होंने कहा था कि 1 दर्जन नवजात शिशु मुझे दो, मैं उनको डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और भी उन्होंने ये बात भी कही थी कि मैं उनको चोर और भिखारी भी बना सकता हूँ। ये वाटसन का एक स्टेटमेंट है कि 1 दर्जन नवजात शिशु दीजिए, मैं उनको चाहे तो डॉक्टर, चाहे इंजीनियर या फिर उनको चोर या भिखारी भी बना सकता हूँ। अब वो ऐसा एक्सपेरिमेंट और ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने कहा कि हमने व्यवहारवाद के प्रवर्तक है, तो उन्होंने उनको नकार दिया। किस चीज को? जो और बात करते हैं आनुवांशिकता की, उन्होंने आनुवांशिकता शब्द को नकारा कि आनुवांशिकता का कोई फैक्टर काम नहीं करता है। जैसे हमने भी काफी बार सुना है और कहते भी हैं कि एक डॉक्टर का बच्चा ही डॉक्टर बन सकता है, एक टीचर का लड़का टीचर बनेगा। ये पूर्व धारणाएं हमारी कुछ, और कहते भी आए हैं और आगे भी कहते हैं, लेकिन सही माने तो ऐसा आनुवांशिकता का कोई फैक्टर काम नहीं करता है। वाटसन महोदय के अनुसार उन्होंने कहा है कि जब बालक के व्यवहार को, जिस तरह से बालक वातावरण के साथ क्रिया करेगा, बालक कैसे सीखता है, बालक का कैसा व्यवहार, आप उसके साथ जैसा व्यवहार करेंगे वो वैसा बन जाएगा। मान लो हम स्टूडेंट हैं, हमारे को पढ़ने से हम स्टडी पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारी परवरिश भी उसी हिसाब से हो रही है कि हम पढ़ने में ज़्यादा रुचि ले रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट है। और मान लिया हमारे माता पिता कोई शिक्षक नहीं है, वो एक लो फैमिली से बिलीव करते हैं, फिर भी हम शिक्षक बन जाते हैं। शिक्षक क्या एक आरएएस भी बन सकता है, आईएएस भी बन सकता है, आईपीएस भी बन सकता है। तो आनुवांशिकता का फैक्टर थोड़ा है। उन्होंने कहा है कि जैसा आप चाहें वैसा उस बालक को बना सकते हैं, क्योंकि वो भी तो यही बात करते हैं कि आप 1 दर्जन नवजात शिशु दीजिए, मैं उनको आप चाहो वैसे बना दूंगा। आप कहो कि इसको ये बनाना है, इसको ये बनाना है, मैं उसको वैसे ही बना दूंगा, क्योंकि मैं उसकी परवरिश ही वैसी करूंगा। यहां बात ये ध्यान रखने की है कि परवरिश पर निर्भर करता है वो, कि परवरिश ही ऐसी करो कि वो गुण उस बच्चे में अपने आप प्रकट हो जाएं। कोई आनुवांशिकता का फैक्टर, आनुवांशिकता को नकार देते हैं वो। वैसे ही जो 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे फिजियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है पावलोव, और आज हम बात भी पावलोव की करेंगे। पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था, पावलोव किस पे प्रयोग करते हैं और कैसे उनका प्रयोग एक क्रांतिकारी मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से क्रांतिकारी साबित होता है, क्योंकि उस एक्सपेरिमेंट के बजाय उनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
पावलोव ने दिया था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जिनको हिंदी में बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब क्लासिकल कंडीशनर बात करते हैं, शरीर पे अध्ययन करते थे, फिजियोलॉजिस्ट थे, ये कोई डॉक्टर वगैरह नहीं थे, सिर्फ शरीर पर अध्ययन करते थे। तो इनके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना हम पाचन सिस्टम है तो पाचन सिस्टम पर स्टडी करते हैं कि, और खास तौर पर पाचन सिस्टम में भी उन्होंने लार पे स्टडी की कि भोजन को देख करके कैसे लार आती है। अब इसमें बात करते हैं वो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स की, कंडीशनिंग स्टिमुलस की, अनकंडीशनल स्टिमुलस की, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स की। बात तो इन चार ही नामों पे होगी पूरी, क्योंकि अनकंडीशनल रेस्पॉन्स और अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस और कंडीशनल रेस्पॉन्स। अब बात करते हैं पहले कुछ बेसिक से और हमारे जीवन के अनुभवों से रिलेटेड करते हैं। और मैं जहाँ तक मानता हूँ अपने खुद से रिलेटेड कीजिए, जहाँ तक अपने जीवन के अनुभव से रिलेटेड करके किसी चीज़ को सीखते हैं हम, तो वो स्थायी अधिगम की ओर लेके जाती है हमें, क्योंकि वो चीज़ें हम प्रत्यक्ष देखते हैं, उनका हम अनुभव करते हैं, तो वो हमें आसानी से याद रहती हैं और उनको रिकॉल करने में भी हमें इतनी काफ़ी ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि एक जो दिन में हम क्रिया करते हैं, अब लार का हमें पता है खुद को। मान लो आप कहीं शादी में जाते हैं, वहाँ पर अच्छे अच्छे पकवान बने हुए हैं, जैसे मान लो रसगुल्ले बने हुए हैं, आप उनको देखते हैं, आपके मुंह में लार का आना, अभी आप ये मानेंगे कि ये स्वाभाविक है या अस्वाभाविक। बस यहाँ से रिलेट करते जाओ, फिर पावलोव के सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे, अपने जीवन से रिलेटेड करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो आपने अभी समझा कि जब आप रसगुल्ले को देखते हैं, आपके मुंह में लार का श्रावण होना स्टार्ट होता है। अब आप देखिए, लार का श्रावण स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक है? तो स्वाभाविक, क्योंकि ये तो मूल प्रवृत्तियां भी होती हैं जन्मजात, भूख प्यास, मुंह में लार खाना, क्योंकि एक में पर्टिकुलर एक इंसान में नहीं आती है और ना ही किसी एक पशु में आती है, ये तो सभी में आती है। जब भी भोजन करते हैं तो उनमें लार का श्रावण होता है। तो ये बात, जब मुंह में लार आई तो वो है स्वाभाविक, और जो भोजन है वो भी स्वाभाविक ही है, उद्दीपक है वो, और लार का ना अनुक्रिया है स्वाभाविक। अब आपको उससे कुछ रिलेट करते हैं। मान लो आपको भोजन दिया जाता है, आपके घर वाले आपको कंटिन्यू भोजन देते हैं, सुबह शाम आप भोजन करते हैं, तो वो उसके साथ कुछ ऐसी चीजें रिलेट करते हैं, जैसे वो घंटी बजा करके आपको भोजन देते हैं जस्ट कुछ सेकंड बाद में। वो टाइम भी हम बताएंगे अभी कि टाइम कितना होना चाहिए फिक्स। अब रोजाना आपको ऐसी ही प्रोसेस में खाना तैयार होता है और खाना आपको ऐसे ही परोसा जाता है। पहले घंटी बजेगी फिर खाना आएगा, पहले घंटी बजेगी फिर खाना आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब घंटी बजेगी तो आपके मुंह में लार आएगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग क्या संकेत देगा कि खाना आने वाला है। ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट पावलोव साहब ने किया। उन्होंने कुत्ते पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। पहले उन्होंने एक कुत्ते के मुंह से एक मशीन फिट की, जिसे एक लार एक डिब्बे में एकत्रित हो जाए। डिब्बे में एकत्रित होने के बाद जितनी भी लार वहां से वो मुंह से निकालता था उस डिब्बे में एकत्रित होती थी। उससे तो पता चलता था पावलोव साहब को कि कब लार स्रावित हो रही है और कैसे उनका एक्सपेरिमेंट साबित हो रहा है, कैसे वो उस चीज तक पहुंचे। उन सब पे हम स्टडी करेंगे। अभी बात करते हैं हम पहले इनके बारे में, जो
डिटेल थी वो। बात करें हम पावलोव की, और इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इंग्लिश टर्म हर एक टॉपिक की ध्यान में रखनी है, इंग्लिश से काफी मदद मिलती है एग्जाम के अंदर, और इनसे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। इंग्लिश टर्म क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। थे कहां के? रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, इनको रूस या रशियन। अब बात करते हैं 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। ये भी पूछा जाता है पावलोव को कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1904 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। और किस एक्सपेरिमेंट के लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। हिंदी में पूछ लेगा पावलोव को ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब आपको बेसिक यहाँ तक अपने जीवन से रिलेटेड किया कि कैसे मुंह में लार आती है और कैसे स्वाभाविक और अस्वाभाविक है, क्योंकि कंफ्यूजन सारा होगा तो स्वाभाविक, अस्वाभाविक, उद्दीपक, अनुक्रिया, वहीं पर आपको कंफ्यूज होगा और वहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है लगभग, क्योंकि आज उस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में जहां कंफ्यूज ज्यादा होता है। सीधे सीधे बेसिक क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ आसानी से समझना, इनको 4 स्टेप में बात करेंगे बस, और 4 स्टेप से ही पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगी क्या कैसे इन्होंने रेस्पॉन्स किया, कैसे स्टिमुलस दिया। कभी कभी आपने उद्दीपक को उत्तेजना शब्द भी सुना है, तो उससे भी कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तेजना शब्द आ जाता है, उत्तेजना क्या है, उद्दीपक क्या है, एक ही बात है। तो सर्वप्रथम शॉर्टकट नाम लिख रहा हूं, UCR, UCS, सॉरी UCS। अब इसके फुल फॉर्म क्या है? अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस, UCS। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस देंगे तो रेस्पॉन्स क्या करेगा? ध्यान से समझने की बात है। अनकंडीशनल स्टिमुलस देंगे तो रेस्पॉन्स क्या आएगा? और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक उद्दीपक। अब रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, यही रिलेट करना सबसे आसान, मानो मेरे शब्दों में आसान बात है। UCS अनकंडीशनल, कभी कभी इसको C को उठा देगा, US भी दे देगा, CS भी दे, CS कंडीशनल स्टिमुलस हो गया। तो ये क्या करता है, जब आप इसको अनकंडीशनल स्टिमुलस दोगे तो ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स देगा। अब यहां ये भी बताऊंगा अस्वाभाविक या स्वाभाविक उद्दीपक क्या देंगे हम। तो यहां स्वाभाविक उद्दीपक होता है भोजन।
भोजन क्या है? स्वाभाविक उद्दीपक। प्रतिक्रिया क्या आई? रेस्पॉन्स क्या किया? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। यहां शॉर्टकट यूसीएस, यहां शॉर्टकट यूसीआर। चेंज तो रेस्पॉन्स और स्टिम्युलस। अनकंडीशनल है, यहां भी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होगा। जब अनकंडीशनल स्टिम्युलस दिया जाएगा तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होगा। हिंदी में इसको स्वाभाविक अनुक्रिया, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब ये तो है स्वाभाविक, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट तो अब स्टार्ट होगा। यहां तक तो भोजन दिखा है, लार आई, स्वाभाविक बात है। भोजन देंगे, भोजन को देखते हुए हमें लार आती है, यहां तक तो कोई कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा सीधा पॉइंट है। अनकंडीशनल स्टिम्युलस दोगे तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आएगा। अब एक्सपेरिमेंट होता है यहां। अब बात करते हैं अनकंडीशनल स्टिम्युलस, तो उन्होंने दे दिया। अब एक बार के लिए कंडीशनल स्टिम्युलस देते हैं, फिर देखते हैं प्रतिक्रिया क्या आती है, अनुक्रिया क्या करता है, क्या रेस्पॉन्स आता है। तो उन्होंने केवल कंडीशनल रेस्पॉन्स, यहां तो अनकंडीशनल की बात हो रही है, वहां कंडीशनल स्टिम्युलस देंगे। अब सेकंड चरण में क्या करेंगे? कंडीशनल रेस्पॉन्स देंगे। उससे क्या? अब दे रहे कंडीशनल, कंडीशनल स्टिम्युलस, कंडीशनल स्टिम्युलस सीएस। अब कंडीशनल स्टिम्युलस क्या है? या कंडीशनल स्टिमुलस ना मानकर अगर आप नेचुरल स्टिमुलस की बात करें तो आपको और भी अच्छी अच्छी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कंडीशनल में फिर आप डाउट में रह जाएंगे। तो यहां नेचुरल की बात कीजिए, न्यूट्रल स्टिमुलस की बात करते हैं, तो क्योंकि इससे फिर जो रेस्पॉन्स आएगा वो रिलेट हो जाएगा। इसको आप चाहे तो स्वाभाविक उद्दीपक भी बोल सकते हैं, चाहे तो आप तटस्थ उद्दीपक भी बोल सकते हैं। तो यहां प्रतिक्रिया क्या आती है? आपने भोजन यहां दिया, घंटी, क्योंकि पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसमें घंटी का यूज किया था, तो उन्होंने क्या किया, यहां पर घंटी को साथ में दिया, सिर्फ घंटी ही बजाई, ना तो भोजन दिया और ना ही उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई। अब घंटी बजाते हैं तो क्या होता है? अब आप बजाओ की घंटी बजाएंगे सिर्फ, तो क्या वो कुत्ता कोई रेस्पॉन्स देगा? दिमाग में लीजिए इस बात को कि क्या रेस्पॉन्स आने वाला है। तो आपको पता है कि जब घंटी घंटी बजाएंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा। वो भी सोचता है घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, मेरे को तो जब भोजन मिलेगा तो भी मैं लार का श्रावण करूंगा, क्योंकि तभी ही मेरे मुंह से लार आएगी। तो घंटी बजाई तो नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, नो रेस्पॉन्स। सिर्फ घंटी बजाने से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, कोई लार स्रावित नहीं हो पाई। अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप, यूसीएस अनकंडीशनल स्टिम्युलस, जो था भोजन, हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक। क्रिया क्या करेगा? अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया जो है लार।
अब इन दोनों को, घंटी और भोजन को मिला करके दिया जाता है। पहले घंटी बजाई जाती है, फिर भोजन एक साथ दिया जाता है दोनों, फिर देखते हैं क्या रेस्पॉन्स देता है। तो उन्होंने क्या किया, पहले अनकंडीशनल, यहां मैं अब शॉर्ट में लिख सकता हूं, यहां आपको समझ में आ गया, ये दिखाई दे रहा, विजिबल हो रहा है। पहले वो देती है घंटी, कंडीशनल, क्या दे रहे हैं, कंडीशनल स्टिम्युलस, कंडीशनल स्टिम्युलस प्लस, अब यहां कंडीशनल स्टिम्युलस क्या है, ये बात ध्यान रखना, कंडीशनल स्टिम्युलस जिसको हम, विजिबल हो रहा है, अस्वाभाविक उद्दीपक, कंडीशनल स्टिम्युलस शॉर्ट में लिख दो इसको CS, और स्वाभाविक उद्दीपक भी देंगे। अब स्वाभाविक उद्दीपक, अनकंडीशनल स्टिम्युलस UCS, ये घंटी, कंडीशनल स्टिम्युलस घंटी, क्योंकि अस्वाभाविक उद्दीपक है, स्वाभाविक उद्दीपक अनकंडीशनल स्टिम्युलस जो है भोजन, दोनों को एक साथ देते हैं तो रेस्पॉन्स क्या आ रहा है, अब देखते हैं। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स की। फर्स्ट बार में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, क्योंकि भोजन साथ है तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आएगा। अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, स्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहां स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो क्या किया उन्होंने, कंडीशनल स्टिम्युलस प्लस अनकंडीशनल स्टिम्युलस, कंडीशनल स्टिम्युलस है घंटी, अनकंडीशनल स्टिम्युलस है भोजन, दोनों को साथ में दिया, और साथ में दिया तो रेस्पॉन्स स्वाभाविक आ गया, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अब केवल हम कंडीशनल स्टिम्युलस देते हैं। अब कंडीशनल स्टिम्युलस देंगे तो क्या क्रिया होगी, तो क्या रेस्पॉन्स आएगा। कुछ समय लगातार दिया हमने, लगातार देने के बाद में रेस्पॉन्स क्या देता है, कंडीशनल रेस्पॉन्स देगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। लेकिन ये प्रोसेसिंग धीरे धीरे करने पर होती है। जैसे उन्होंने मान लो लगभग पहले घंटी बजाते, फिर खाना या फिर उसको भोजन दिया जाता, धीरे धीरे घंटी बजाते भोजन दिया जाता, लगातार एक प्रोसेसिंग की उन्होंने। ऐसा तो नहीं कि आपने एक बार घंटी बजाई और फिर भोजन दे दिया, अगली बार घंटी से ही प्रतिक्रिया करने लग जाए या घंटी से रेस्पॉन्स दे देगा, ऐसा कुछ नहीं था। पर लंबे समय के बाद उन्होंने जब केवल कंडीशनल स्टिमुलस दिया तो कुत्ते के दिमाग में एक संकेत था, और वो संकेत क्या था कि जैसे ही घंटी बजती है मुझे भोजन मिलेगा। लेकिन उस दिन पावलोव जी ने क्या किया, घंटी तो बजा दी, भोजन नहीं दिया। यानी कंडीशनल स्टिमुलस तो दे दिया लेकिन अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया। ध्यान रखनी बात यह है, कंडीशनल स्टिमुलस तो दे दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया। अब अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं दिया फिर भी रेस्पॉन्स कहां दे दिया, लार आ गई। अब लार आ गई तो वो स्वाभाविक तो नहीं है, क्योंकि वो तो घंटी बजानी चाहिए और घंटी है स्वाभाविक उद्दीपक है, तो अस्वाभाविक ही अनुक्रिया हुई। बात यहां, ये था एक्सपेरिमेंट उनका।
अब यहाँ इन्होंने एक बात कही थी कि इसमें समय अंतराल नहीं होना चाहिए ज्यादा। कहां तक? समय अंतराल भी पूछ सकता है 0.50 सेकेंड, 0.50 सेकेंड, ना तो ज्यादा कम होना चाहिए ना ज्यादा अधिक होना चाहिए, क्योंकि तब ही उसका दिमाग संकेत ले पाएगा, वो रिलेट कर पाएगा दोनों कंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस में। अभी मैं आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा था, सीधे लाइनिंग में समझाता हूं कि क्या क्या हो रहा है। बात सिर्फ इतनी है इनमें कि फर्स्ट स्टेप में क्या करता है? फर्स्ट स्टेप में कुत्ता सिर्फ भोजन दिया जाता है, भोजन देने के बाद में वो लार का श्रावण करेगा। तो भोजन स्वाभाविक चीज है और लार भी स्वाभाविक आती है, क्योंकि ये तो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं। अब बात करते हैं सेकंड चरण की। सेकंड चरण में क्या हो रहा है? सेकंड चरण में हम केवल कंडीशनल या नेचुरल स्टिमुलस देते हैं, जिससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि केवल घंटी बजाएंगे तो अभी तक तो हमने रिलेट तो किया नहीं किसी चीज से कि भाई भोजन के साथ घंटी बजा रहे थे। यहां तक कुछ ऐसा कोई बात नहीं की उन्होंने, सिर्फ पहले उन्होंने भोजन दिया फिर लार आई। तो भोजन है, या ये बात ही याद रखने की है, भोजन क्या है, स्वाभाविक है कि अस्वाभाविक? कंफ्यूज इसी से होगा, स्वाभाविक है या अस्वाभाविक। तो यहां अनकंडीशनल स्टिमुलस दिया जो था भोजन, अनकंडीशनल स्टिमुलस है भोजन, और प्रतिक्रिया क्या करता है? ये चरण से समझा रहा हूं आपको, सिर्फ स्टेप से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं और अच्छे से याद रहेगा लंबे समय तक। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है भोजन, और इनसे अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, इसको इंग्लिश में हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, हिंदी में लिखना, हिंदी में भी याद रखना, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया। अब यहां स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई? लार, क्योंकि अनुक्रिया तो भोजन को देख करके लार की तो हो रही है। अब सेकंड स्टेप आता है जहां पर नेचुरल स्टिमुलस दिया जाता है, तो नो रेस्पॉन्स दे रहा है, नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्स नहीं है। थर्ड स्टेप क्या कह रहा है? कंडीशनल रेस्पॉन्स, सॉरी कंडीशनल स्टिमुलस, जिसको बोलते हैं घंटी। कंडीशनल रेस्पॉन्स में घंटी का यूज किया, प्लस अनकंडीशनल स्टिमुलस जो है भोजन। ये ध्यान रखना, घंटी पहले बजाएंगे, भोजन पहले देंगे। लगभग आपको इस बात का अंदाजा इसी से हो गया होगा कि घंटी पहले बजाते फिर भोजन देंगे तो ही तो दिमाग काम करेगा। जब भोजन ही मिल जाएगा उसके बाद में घंटी बजाएंगे तो क्या रेस्पॉन्स देगा और क्या उसका संकेत मिलेगा कोई ऐसी। अब यहां जो रेस्पॉन्स आता है वो इंपॉर्टेंट है। यहां पर रेस्पॉन्स आएगा यूसीआर, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। स्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक भी दिया और स्वाभाविक उद्दीपक, दोनों उद्दीपक दे रहे हैं हम, और अनुक्रिया कौन सी कर रहा है? स्वाभाविक अनुक्रिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? सिर्फ ये कंडीशनल स्टिमुलस ही देंगे, सीएस देंगे। तो सीएस से क्या करेगा फिर? सीएस क्या है? घंटी। अब सीएस से क्या होगा? कंडीशनल स्टिमुलस, अस्वाभाविक उद्दीपक देंगे तो अस्वाभाविक अनुक्रिया करेगा। क्या करेगा? कंडीशनल रेस्पॉन्स। तो यह एक्सपेरिमेंट था इनका, अनकंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। अस्वाभाविक उद्दीपक, सॉरी स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया। न्यूट्रल स्टिमुलस,
नो रेस्पॉन्स। अब दोनों को मिलाया, तीसरे स्टेप में दोनों को एक साथ देते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस घंटी और अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन, दोनों को एक साथ दिया जाता है तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आएगा। लेकिन एक लंबे समय के पश्चात कंडीशनल रेस्पॉन्स, केवल कंडीशनल स्टिमुलस देंगे तो कंडीशनल रेस्पॉन्स आ जाएगा। यह है इनका एक्सपेरिमेंट। आगे इनमें काफी और बातें हैं, इनके महत्वपूर्ण संपर्क भी हैं कि अगर विलोप हो जाए तो पुनर्लाभ कैसे किया जाएगा, पुनर्बलन क्या है, इनकी रिकवरी में समय कितना लगता है, उनके बारे में भी बात करेंगे। इसी के आधार पर वाटसन, अल्बर्ट का नाम सुना आपने? अल्बर्ट एक छोटा बच्चा था, उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, अल्बर्ट पे, उसके बारे में भी बात करेंगे हम। अल्बर्ट पे क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था और कैसे इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग उन्होंने भी ये प्रतिक्रियाएं किया, ये अनुक्रिया हुई, इनकी बात करेंगे हम। तो यहां तक मैं एक बार फिर दोहरा देता हूं इन चीजों को। ये बात एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? भोजन। इसको याद रखिए, अनकंडीशनल स्टिमुलस है भोजन और कंडीशनल स्टिमुलस है घंटी। अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ में अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आएगा जो है लार। न्यूट्रल स्टिमुलस, या इसको तो आप मान लीजिए कि जब अचानक से कोई आप अस्वाभाविक उद्दीपक देंगे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं करेगा। फिर बात करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस जो घंटी है और अनकंडीशनल स्टिमुलस भोजन है, इन दोनों को एक साथ दिया जाता है। कितने समय के अंदर की बात की थी? 0.50 सेकंड की बात की थी हमने। तो अनकंडीशनल रेस्पॉन्स आता है, स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। अब बात करते हैं, केवल कंडीशनल स्टिमुलस देते हैं, लेकिन इसी स्टेप से गुजरने के बाद में ये लंबा प्रोसेसिंग चलता है, एक दिन में ये भी नहीं होगा संभव। फिर बाद में ये बात करते हैं कंडीशनल स्टिमुलस, केवल घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते ही कंडीशनल रेस्पॉन्स किसको कहेंगे? क्योंकि उन्होंने लार स्रावित कर दी, यहां पर घंटी बजाई और लार का श्रावण हो गया, क्योंकि दिमाग में एक संकेत था घंटी बजेगी हमें भोजन मिलेगा। इसके कुछ उदाहरण भी आप समझ सकते हैं। इनमें हम बात करेंगे उद्दीपक सामान्यकरण की, स्टिमुलस जनरलाइजेशन क्या होता है, कैसे आपने कभी, आपका फोन है और जो बज रहा है, आपके फोन में जो रिंगटोन है, आप रोजाना सुनते हैं कि वो रिंगटोन हमारे फोन में जब भी फोन आता है और आपके फोन में एक रिंगटोन बजती है। अब आप कहीं भीड़ वाले स्थान पे चले जाते हैं, अब आप भीड़ वाले स्थान पर जाएंगे, आप वहां किसी और के फोन में अगर आप वाली रिंगटोन बज गई तो आपका दिमाग क्या संकेत देता है? तुरंत आप एक्शन लेते हैं कि शायद मेरा फोन तो नहीं बज रहा है। अब वो क्यों? क्योंकि आपने भी तो एक लंबी प्रोसेसिंग किया। मान लो आज ही आपने वो रिंगटोन लगाई और आपने कहा सुना, तो शायद आपके दिमाग में वो नहीं आएगी, लेकिन आप कुछ समय से वही रिंगटोन यूज कर रहे हैं और वही रिंगटोन किसी दूसरे के फोन में बजना स्टार्ट होती है, तो आप बिल्कुल आप खुद एहसास करेंगे उस चीज का कि ये मेरे फोन में ही तो नहीं बज रहा है या मेरे फोन में कोई फोन नहीं आ रहा है। तो ये बात इन्हीं पे आधारित है। और भी बात है, जैसे मान लो आपका खेल का टाइम है, आप खेलने के लिए जाते हैं सुबह 10 बजे और आपके लंच का टाइम होता है फिक्स 12 बजे। आप लंच करते हैं, लंच करने के लिए आपके टाइम फिक्स है 12 बजे का, और उस टाइम पे आपको घंटी बजाई जाती है कि आपके मतलब मान लो जैसे स्कूल में इंटरवल होती थी, उस हिसाब से आपके स्कूल जो जहाँ आप खेलने के लिए जाते हैं वहां पर 12 बजते घंटी बजती है। घंटी बजने का पश्चात आपको ये पता लग जाता है कि अब हमें लंच करना है। तो अगर आपको एक दिन वो घंटी नहीं बजाए तब भी आपको 12 बजे क्या भूख लगना स्टार्ट हो जाएगी।
ये बात सही है कि आप कहीं और हैं और 12 बजे आपकी कोई घंटी बजती है तो आपके दिमाग में तुरंत यही बात आएगी, क्या मेरा लंच का टाइम हो गया है, मेरे लंच का समय हो गया है। स्कूल के उदाहरण से रिलेट कीजिए। आप विद्यालय में जाते हैं, विद्यालय में जाने के पश्चात आपको सुबह 7 बजे से बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई 8 बजे से जाता है, और आपके एक इंटरवल का टाइम होता है, किसी का 9 बजे होता है, किसी का 10 बजे होता है, लेकिन इंटरवल का टाइम लगभग फिक्स होता है। अब इंटरवल का टाइम होता है तो जैसे ही घंटी बजती है तो आपके दिमाग में क्या संकेत आता है? भूख लग जाएगी आपको। क्यों? क्योंकि आप डेली वहां खाना खाते हैं। तो एक बच्चे को, अब मान लो कि कोई प्रोग्राम है स्कूल में, कोई प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम चलते चलते आपने, वही टाइम हो गया, मतलब 10 बजे का टाइम है और 10 बजे लगभग लगभग आपकी इंटरवल होती थी। अब 10 बजे आपके दिमाग में ये छवि तैयार हो जाएगी उस दिन कि भोजन कब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपकी एक लंबी रूटीन प्रोसेसिंग थी। अब उस प्रोसेसिंग से तो आप गुजरते ही रहेंगे। आप सुबह उठ के रोज अपनी दैनिक क्रियाएं करते हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि डेली एक रूटीन है हमारा। आप किसी भी चीज को ले लीजिए कि आप सुबह 10 बजे अगर रेगुलर खाना खाते हैं तो सुबह 10 बजे आपको भूख लग जाएगी। ये स्वतः बात है कि 10 बजे का आपका फिक्स टाइम है। ये थोड़ी आप सुबह 8 बजे भी खा लेते हैं, शाम को 3 बजे भी खा लेते हैं, दिन में खाए नहीं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि उसका भी एक टाइम निर्धारित किया है। क्योंकि इन्होंने भी तो घंटी और जो भोजन स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक दे रहे हैं, उनमें एक टाइम की बात करते हैं कि एक टाइम फिक्स होना चाहिए उनका, कि इससे ज्यादा अगर लंबा समय ले लेंगे हम तो ये रेस्पॉन्स नहीं आएगा फिर। तो यहां तक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो वीडियो आएगा, अगले पार्ट के अंदर हम अल्बर्ट वाले प्रयोग की भी बात करेंगे। अल्बर्ट पर क्या प्रयोग किया गया था, वो जो सफेद चूहों पर, सफेद खरगोश पर उनको कैसे डराया गया था, क्या किया गया था, उनसे कैसे रुचि थी, और एक पे रुचि थी दूसरे में रुचि नहीं थी तो उनको कैसे हटाया गया और कैसे उनको इंटरेस्ट जागृत किया गया, उनकी बात करेंगे। और कल इस पे थोड़ा और डिटेल से, क्योंकि आज एक बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से। लगभग मैं यहां तक मानता हूं कि आपको एक बार में समझ में आ गया होगा। इससे अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इससे शॉर्ट कोई एक्सप्लेन नहीं हो सकता इसका। और इस पे कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पुट किए जाएंगे। तो यहां तक ये समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में अल्बर्ट की बात करेंगे और इसको एक बार फिर से मैं आपके सामने रिवीजन करवा दूंगा। धन्यवाद।